नेक्स्ट सम्स में चलने से पहले एक बार हम लोग फॉर्म 57 रिवाइज करेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का। उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वाले सम्स। देखिए, सबसे पहले अपनी को स्टार्ट करना होता था इज इट नॉट स्पेसिफिकली प्लेज, इसे क्या बोलते थे हम लोग, लिस्ट ए। और यहाँ पे जो भी अमाउंट होता था वो होता था एस्टिमेटेड टू रिड्यूस। तो ये हो गया। इसमें क्या क्या एसेट आ सकता था, कैश आ सकता था, बैंक आ सकता था, स्टॉक आ सकता है, फिर मशीनरी या कुछ भी आ सकता है। और उसके बाद कॉल्स इन एरियर, ये आप लोग को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे कॉल्स इन एरियर भी एसेट माना जाता है। इस चैप्टर में कॉल्स इन एरियर को भी क्या माना जाता है, एसेट माना जाता है। तो इस तरह से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। फॉर्म 57 ए का फॉर्मेट था एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस में, बाकी सारा एसेट जिसमें स्पेसिफिकली प्लेस ना हो वो सारा एसेट आ जाएगा यहाँ पे। फिर दूसरा हम लोग कर देते हैं एसेट स्पेसिफिकली प्लेस। दूसरा हम लोग का क्या होता था, एसेट स्पेसिफिकली प्लेस। इसमें हम लोग का जो भी एसेट होता था उस एसेट का एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू लिखते थे। उसका जो भी लोन अमाउंट होता था या लायबिलिटी का, वो लिखने के बाद जो भी डेफिशिएंसी या सरप्लस आता था, तो सरप्लस आने से हम लोग इस वाले कॉलम में लिखते थे और यहाँ पे डेफिशिएंसी आने में इस वाले कॉलम। फिर जो यहाँ पे एसेट का हो गया नॉट स्पेसिफिकली प्लेस, इसका समरी हम लोग बनाएंगे। समरी में क्या करेंगे, तो एसेट स्पेसिफिकली प्लेस, सॉरी एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस, और यहाँ पे एसेट स्पेसिफिकली प्लेस, इसका टोटल कर देंगे और फिर इसका बैलेंस भी हम लोग निकालेंगे। और यही जो बैलेंस हम लोग का वहां आ गया था, ये जो हम लोग का बैलेंस हो जाएगा सरप्लस का जो अमाउंट होगा प्लस में, और ये यहाँ पे एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस वाला अमाउंट होगा, वो दोनों को ऐड करने के बाद ये हम लोग को बैलेंस यहाँ से स्टार्ट करना है। तो ये समझ में आ गया आप लोग को कि देखिए, सबसे पहले फॉर्म 57 ए में हम लोग को स्टार्ट करना है, सॉरी 57 में एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस, जिसे हम लोग लिस्ट ए बोलते हैं। फिर एसेट स्पेसिफिकली प्लेस, इसमें सबसे पहले एसेट हो जाएगा, उसके बाद उसमें का एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू हो जाएगा, फिर उसका लोन का अमाउंट हो जाएगा, फिर डेफिसिएंसी या सरप्लस जो भी होगा वो हम लोग को लिखना होगा। अब इसके बाद ये हम लोग का बैलेंस आ जाएगा। बैलेंस के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखना होगा बुक वैल्यू या कंटीजेंट लायबिलिटी जो भी होगा वो हम लोग को लिखना होगा। इसमें क्रेडिटर हैविंग फिक्स चार्ज जो हम लोग यहाँ पे किए थे, क्रेडिटर हैविंग फिक्स चार्ज जो यहाँ पे स्पेसिफिकली प्लेस वाला दे रखा हुआ था, वही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे जो भी अमाउंट होगा वो हम लोग लिख देंगे, बिकॉज यहाँ पे तो अमाउंट नील आ जाएगा ना। और ये जो हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे कुछ ना कुछ जो बुक वैल्यू इसका होगा इस एसेट का, वो हम लोग को लिखना होगा। और यहाँ तो हम लोग पहले से पे कर चुके हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे। और या इसे बोल सकते हैं क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय एसेट स्पेसिफिकली, या क्रेडिटर हमें फिक्स चार्ज, ये हम लोग का इसे क्या कौन सा लिस्ट बोलते हैं, तो इसे हम लोग लिस्ट बी बोलते हैं। फिर इसका जो भी बैलेंस आ जाएगा, जो यहाँ पे बैलेंस था उसमें से यहाँ पे तो कुछ भी माइनस नहीं होगा, तो जो भी वो बैलेंस होगा यही बैलेंस ये भी आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग को प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पेमेंट करना होता था। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को हम लोग क्या बोलते हैं, लिस्ट सी, इसका बैलेंस आ जाएगा। फिर हम लोग क्रेडिटर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज जिसे बोलते हैं लिस्ट डी। फिर उसके बाद ये पेमेंट करने के बाद जो भी बैलेंस आएगा वो आ जाएगा। उसके बाद हम लोग अनसिक्योर क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे, प्लस में जो डेफिशिएंसी आता था, डेफिशिएंसी एसेट स्पेसिफिकली प्लेस में, वो भी अमाउंट ऐड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। फिर उसका क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड के साथ हम लोग पेमेंट करेंगे, जिसे लिस्ट ऐप बोलते हैं। उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर वाले को पेमेंट करेंगे, तो हम लोग का जो भी आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, डिफिशिएंसी या सरप्लस। अब डिफिशिएंसी या सरप्लस हम लोग किस तरह से निकालते थे, तो हम लोग का लिस्ट ये एथ होता था डिफिशिएंसी अकाउंट का, वो हम लोग प्रिपेयर करते थे बैलेंस इन रिजर्व एंड सरप्लस एटलीस्ट 3 ईयर बिफोर लिक्विडेशन। तो जिस दिन लिक्विडेशन हो रहा था उससे जस्ट 3 साल पहले तक का, 3 साल पहले जो रिजर्व एंड सरप्लस में बैलेंस दे रखा होता वो हम लोग को यहाँ पे लेना होता। फिर अगर प्रॉफिट होगा तो हम लोग ऐड करेंगे, अगर लॉस होता है इस 3 साल के बीच में तो हम लोग क्या करेंगे, इसे माइनस करेंगे। अगर डिविडेंड पे किए रहते हैं तो उसको भी माइनस करेंगे। अब नॉर्मल लॉस अगर होता है तो उसे भी हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। फिर ये हम लोग आ जाएगा बैलेंस इन रिजर्व एंड सरप्लस, बैलेंस इन बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ लिक्विडेशन, तो लिक्विडेशन के डेट का हम लोग का बैलेंस शीट आ जाएगा। उसके बाद अगर रिवैल्यूएशन अगर कुछ भी एसेट का होता तो लॉस के टाइम हम लोग क्या करते थे, ऐड करते थे, और गेन के टाइम में लिवरेज को माइनस करेंगे। तो ये जो हम लोग का बैलेंस आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, डिफिशिएंसी या सरप्लस। और इसमें आप लोग को ये भी ध्यान में रखना है कि जो एसेट जैसे बैलेंस शीट में जो भी अमाउंट का था, जैसे बैलेंस शीट में मान लेते हैं एक 5 लाख का था, और ये अभी बिक कितने में रहा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 50,000 में बिक रहा है। तो इस टाइम में 4,50,000 का एक तरह से हम लोग क्या मानेंगे, लॉस ही मानेंगे। तो इसकी वजह से हम लोग इसे में इंक्रीज कर देंगे, डेफिशिएंसी जो भी अमाउंट होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, 4,50,000 को डिक्री ये क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो इसे ही माना जाता है लॉस, तो लॉस को इसलिए हम लोग ऐड करते हैं। जब हम लोग सम्स करेंगे तो आप लोग को अच्छे से क्लियर होगा। बस अभी के लिए समझ लीजिए कि हम लोग को इस तरह से फॉर्मेट पे बनाते जाना है। पहला फॉर्मेट क्या था, फॉर्म 57 ए का, तो हम लोग को एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस, उसके बाद एसेट स्पेसिफिकली प्लेस, उसके बाद उस दोनों का समरी, उसके बाद जो भी हम लोग का होता था लिस्ट, जैसे बी हो गया, फिर सी हो गया, फिर डी हो गया, फिर ई हो गया, फिर एफ हो गया, और एफ के बाद जी और एच। इस तरह से हम लोग को लिस्ट बनाते जाना है। सबसे पहला का क्या होता था, लिस्ट बी में होता था फिक्स चार्ज वाला। फिर लिस्ट सी था प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का, लिस्ट डी था फ्लोटिंग चार्ज वाले का, लिस्ट ई था इनसिक्योर्ड का, और यहाँ पे लिस्ट ई के बाद एफ था प्रेफरेंशियल होल्डर वाले का, फिर जी था इक्विटी शेयर होल्डर वाले का, और एच था डिफिशिएंसी या सरप्लस वाले अकाउंट का। तो चलिए, ये तो आप लोग देख चुके हैं। अब हम लोग डायरेक्ट चलेंगे सम्स में।